morning student. I am from TSN the school and I am going to explain today human respiratory system. It is a part of the class 10th lesson number 6 life processes. Now class, the first thing, what is the means of the respiration? Process which involves taking in oxygen into the cell, using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste product like carbon dioxide and water from the body. It is a catabolic process as the food is broken down into simpler form. In short, respiration is a biochemical activity taking place within the protoplasm of the cell and result in the liberation of energy. तो guys, first thing जो most important है, definition of respiration is here. If exam में आपके पास question put up होता है, what is the means of the respiration? Then the answer is, it is a catabolic process as the food is broken down into simpler form. यह एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें फूड सिंपलर फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन होता है. इन शॉर्ट, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल एक्टिविटी. यह एक बायोकेमिकल एक्टिविटी है जो कि प्रोटोप्लाज्म में होती है. और प्रोटोप्लाज्म कहाँ होता है बेटे? हमारे सेल में. तो सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर यह एक्टिविटी कंप्लीट होती है और इसके रिजल्ट के रूप में हमें एनर्जी मिलती है. ओके, नाउ अगर हम इसे डीपली स्टडी करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड द रेस्पिरेशन, सांस लेने की प्रक्रिया में और जो टर्म है हमारे पास साइंटिफिक टर्म जो है रेस्पिरेशन, उन दोनों के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? देन द डिफरेंस इज फर्स्ट mechanism by which organism obtain oxygen from the air and release carbon dioxide. हम जो सांस लेने का प्रोसेस करते हैं उसमें हम ऑक्सीजन इंटैक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. और ये कैसा प्रोसेस होता है? ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है. और इसके अंदर कौन इन्वॉल्व होता है? इसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं. एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक दूसरे के समानार्थी हैं कहीं ना कहीं. जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो उसके आगे का जो प्रोसेस है उसको हमने डिफाइन किया है एज अ टर्म ऑफ द रेस्पिरेशन. इट इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी. जब हमने ऑक्सीजन अंदर ले ली है तो वो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमारे अंदर जो सेल है उसके प्रोटोप्लाज्म ने एब्जॉर्ब किया है और वहाँ पे फूड को ब्रेक डाउन करने का काम किया जा रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम किया जा रहा है और उसके फलस्वरूप उसके रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. और ये कौन सा प्रोसेस है? इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस. यहाँ हमने देखा कि ब्रीथिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस है और यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारे सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है एनर्जी को रिलीज करने में. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन. अभी हमने देखा कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस क्या होता है ब्रीथिंग में रेस्पिरेशन में. अब हम पढ़ रहे हैं कि ये कितने तरीके के होते हैं. तो नाउ सी हियर, फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास है कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इज एरोबिक रेस्पिरेशन. तो दो तरह के रेस्पिरेशन हैं, एरोबिक और एनारोबिक. एरोबिक के अंदर ये है कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एनारोबिक के अंदर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती. सेकंड, नेक्स्ट है हमारे पास कि जो ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं उन्हें एरोब्स कहते हैं. ओके, नाउ ये जो प्रोसेस है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है इसको एनारोबियोसिस कहा जाता है. नेक्स्ट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है बेटे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस इन द साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट फोर्थ है
कि इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस वेयर ग्लूकोज ब्रेक डाउन टू पायरुवेट एसिड। ये एक चार्ट के थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यहाँ इसमें बताया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, इसके साथ जब ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है, मतलब कौन सी इक्वेशन कंप्लीट हो रही है, 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 6 मोल ऑफ H2O बन रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। ये एनर्जी कैसी होगी, यह एनर्जी 38 ATP होगा। ATP यानी कि एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, और उसके बाद में लास्ट है कि यह जो प्रोसेस है वो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंप्लीट होता है ना। यहाँ पर जब हम देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो प्रोसेस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंप्लीट होता है। तो यहाँ हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर हमेशा तकरीबन 95-97% तक क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगा, और बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कैसे रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट है आपके पास में कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसको भी आगे जाके हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन द डायरेक्ट इट इज द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन। समझे, यहाँ पे डायरेक्ट के अंदर क्या हो रहा है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी हमारी बॉडी ने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकाल दिया। विदाउट स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और ब्लड, एरोबिक बैक्टीरिया, प्लांट, स्पॉन्जेस, इसमें क्या होगा कि किसी भी तरह के स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में, इन दिस टाइप स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक स्किन और उसके अलावा लाइनिंग, गिल्स एंड द लंग्स आर यूज। जो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है इसके अंदर लंग्स ये किस किस तरीके से होते हैं, जैसे फिशेस की हम बात करें तो उनमें गिल्स के थ्रू होगा। इफ़ अगर हम लोग फ्रॉग की बात करें तो उसमें स्किन के थ्रू होगा। इफ़ अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इनमें लंग्स के थ्रू होगा। तो यहाँ पर एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स के पास में ज़रूर होगा। उसके अलावा इट आल्सो इन्वॉल्व्स द ब्लड, और ब्लड इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, ओके, और ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है। इंटरनल रेस्पिरेशन जो है उसको हम टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर में इन्वॉल्व रेस्पिरेटरी सरफेस सच एज गिल्स, ट्रेकिया और लंग्स, ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। इंटरनल रेस्पिरेशन में फूड इज ब्रेकन डाउन इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस। अभी हम लोगों ने इसकी स्टडी करी तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब फूड सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है और उससे हमें एनर्जी मिल रही है, तो ये वर्क कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट है कि भाई इसके अंदर जो एक्सटर्नल वाला है उसमें गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो केवल टिश्यू सेल्स के थ्रू हो रहा है, ब्लड के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है एटलीस्ट 3 मार्क्स 5 मार्क्स का, कि ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट, और कौन कौन से ऑर्गन इसके अंदर काम में आ रहे हैं, तो उसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको 2 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, रेस्पिरेटरी ट्रेट और रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ट्रेट जो है इसके अंदर हमारे पास 5 ऑर्गन्स जो होंगे वो वर्क करेंगे साथ में। वो कौन कौन से हैं, नॉस्ट्रिल, नेक्स्ट नजल चैम्बर, इंटरनल नोस्ट्रिल्स एंड फेरिंग्स एंड द लैरिंग्स। तो इनकी स्टडी अभी हमें करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डायग्राम जो है वो शो किया गया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एटलीस्ट कम से कम ये और आगे एक और डायग्राम में शो करूँगी, तो इतनी लेबलिंग तो आपके डायग्राम में होनी ही चाहिए। नेक्स्ट ये देखिए आप आगे का
इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं ब्रोंकी, ब्रोंकियल्स, एल्वियोलाई, इन सब की स्टडी जो है वो हमें करना है। यहाँ पर ये शो किया गया है, देखिए ट्रैकिया। ट्रैकिया एक्चुअल में क्या होता है कि जो विंड पाइप होता है उसके चारों तरफ इस तरीके से जो बोन होती है ना, बोन मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो हार्ड बोन होता है और एक बोन का सॉफ्ट पार्ट होता है, तो इसकी छल्ले बने हुए रहते हैं, रिंग्स बनी हुई रहती है किस पे, विंड पाइप पे। तो उसको हम क्या नाम दिया है, हमने ट्रैकिया नेम दिया है। इसके बाद में है हमारे पास ये जो विंड पाइप जो है, ट्रैकिया जो है, आगे जाके 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और ये फिर आगे जाके और छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे उसकी पूरी लेबलिंग करी है, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है कि किस तरीके से हम लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग के नेम्स आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी है कि इंटरनल नेसिस किसे कहते हैं। ओपनिंग ऑफ द नसल चैम्बर इन द रूफ ऑफ द नेसोफ्रेंकिस एंड आर क्लोज बाय द यूवल ड्यूरिंग द स्वेलोइंग। फिर फेरिंग्स क्या होता है, द फेरिंग्स is the part of the throat that is behind the mouth and the nasal cavity and above the esophagus and the larynx। तो इस तरीके से हमें इनकी डेफिनेशन जो है 2-3 लाइंस के अंदर हर एक पार्ट में दी गई है, तो आप उसको नोट डाउन करके उसे लर्न करें। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर लैरिंग्स के बारे में दिया गया है कि ओपन कॉल्ड एडम्स एप्पल। एक्चुअल में होता क्या है, ये हमारा वॉइस बॉक्स है, ये वो पार्ट है जिससे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है और ये बता रहा है कि मोर प्रोमिनेंट इन मैन एंड देन इन विमेन। तो ये बहुत ज़्यादा विकसित होता है गर्ल्स के अंदर भी और बॉयज़ के अंदर भी। कभी कभी हमने देखा है कि मतलब बॉयज़ में यहाँ पे गले की तरफ एक उभार टाइप का बाहर निकल जाता है, तो एक्चुअल के अंदर जो एडम्स एप्पल होती है ये बाहर की तरफ निकल जाती है, जो हमें शो होती है। और इसकी वजह से जो मेंस होते हैं उनकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी भारी होती है। ओके, इसकी स्टडी जो है वो 8th क्लास के चैप्टर के अंदर दी गई है आपको। इसके बाद यहाँ पर बता रखा है कि ब्रंकियल ट्री आपको शो किया है जो पीछे की तरफ करा गया था। और इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे पुटअप हो रहा है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये आपका 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि जो रेस्पिरेशन का वर्क है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट है पेयर ऑफ लंग्स, यानी कि हमारे पास एक जोड़ी लंग्स होंगे, 2 लंग्स होते हैं जिसको कि हम लोगों ने बताया कि अ पेयर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोंकी होती है, ब्रोंकियल्स होते हैं, एल्वियोलाई होती हैं। इसके अलावा द लंग्स आर 2 इन नंबर, 2 होते हैं ये फिल इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी क्या होती है बेटे कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ही नाजुक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ रिब केज होता है ना, रिब केज होता है जिसे हम पसलियाँ कहते हैं। तो पसलियों के चारों तरफ से कवर कर रखा है उसने और अंदर की तरफ जो है वो लंग्स होते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन होता है कि भाई लंग्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वहाँ हमें ये लिखना है कि लंग्स जो हैं वो चेस्ट कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में आपको इसी के बारे में आगे की तरफ बताया गया है कि लंग्स जो होते हैं वो डबल लेयर्ड की एक थिन मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कि मेडिस्टिनम क्या होता है। इट इज़ द स्पेस इन द थोरिक कैविटी बिटवीन द 2 लंग्स। 2 लंग्स के बीच में जो जगह होती है उसे मेडिस्टिनम कहते हैं। इसके अलावा थोरिक कैविटी अभी बताया ही आपको। डायफ्रागम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायफ्रागम जो है वो बेटा क्या करता है, डायफ्राम जो है वो नीचे लंग्स को सपोर्ट करता है। जब एयर लंग्स में आ रही है तो उनका जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है, यानी वो फूल जाते हैं। ओके, और उस कंडीशन और उसके बाद जब एयर को बाहर निकाला जाता है तो लंग्स जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं। उस कंडीशन में जो डायफ्राम है वो नीचे लंग्स को सपोर्ट करता है। इसके बाद यहाँ पर एक और डायग्राम शो किया गया है आपको ह्यूमन लंग्स का। या तो आप वो वाला तैयार कर रहे हैं, नहीं तो फिर ये वाला तो आपको करना ही है। और इसके अंदर पूरी डिटेल नंबर्स जो हैं वो शो किए गए हैं, डिटेल लेबलिंग आपको दी गई है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है यहाँ से आपका 3 मार्क्स का। व्हेन वी ब्रीथ इन एंड आउट द चेस्ट गोज अप एंड डाउन। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाती है, सांस अंदर जाती है, एयर अंदर जा रही है,
उस कंडीशन के अंदर जो लंग्स हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाते हैं, फूल जाते हैं। दिस हैपन व्हेन वी इनहेल द रिब्स मूव्स अपवर्ड्स एंड द आउटवर्ड्स, चेस्ट बिकम बिगर, चेस्ट बड़े हो जाएंगे। व्हेन वी एक्सेल, जब हम बाहर निकालते हैं हवा को, कार्बन डाइऑक्साइड को, द रिब्स मूव डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, चेस्ट बिकम स्मॉलर, जो चेस्ट होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। द रिब्स अराउंड द कैविटी ऑन द साइड्स, द लार्ज मसल्स कॉल्ड डायफ्राम फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। इसके बाद में यहाँ पर दोनों का अलग अलग पार्ट करके प्रेजेंट किया गया है, आपके सामने शो किया गया है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या क्या कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, रिब्स मूव आउट, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव आउट। सेकेंड, डायफ्राम मूव्स डाउन मेकिंग द चेस्ट कैविटी बिगर एंड एयर देन reaches into the lungs and they inflate। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहे हैं हम लोग, जो कि एटलीस्ट कम से कम अगर ड्रॉ द लेवल डायग्राम प्लस मैकेनिज्म आता है तो एटलीस्ट वो 5 मार्क्स का पुटअप होता है यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास। ड्यूरिंग एक्सलेशन में क्या होगा, रिब्स मूव डाउनवर्ड्स, डायफ्राम मूव्स अप, चेस्ट कैविटी इज रिड्यूस एंड एयर रीचेज आउट द लंग्स। तो जो रिब्स है उसके डाउनवर्ड्स मूवमेंट से एयर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी के बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर करे हैं आज। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।